नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सेक्शन 8, 9 और 10 के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में बात की है, जो भी उसका इंट्रोडक्शन होता है, महत्व होता है, संशोधन होता है। देन उसके बाद हम बैक टू बैक जो है उसके सेक्शंस को कवर कर रहे हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट। तो लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी 3 ईयर या 5 ईयर के प्लान में शामिल है लॉ के लिए, तो उन वहाँ पर फर्स्ट सेम में ये टॉपिक, ये एक्ट रहता है। सो हम इसीलिए इस एक्ट को पढ़ रहे हैं लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ के अंतर्गत, और काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अंत तक पूरा देखें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे मुख्य बिंदुओं पर। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना चाहिए हमेशा हर वीडियो में कि जो हमारा कारखाना अधिनियम है वो टोटल 11 अध्याय में डिवाइडेड, हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं और उसमें कुल मिलाकर 120 सेक्शंस है। जहाँ पर आज हम बात करेंगे सेक्शन 8, 9 और 10 के बारे में। मतलब हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत निरीक्षक कर्मचारी वृंत के बारे में हम आज जो है बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम धारा 8 के बारे में। ठीक है, धारा 8 से पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमने उसमें वहाँ तक इसको जो है धारा 6 और 7 को जो है समझाया था। आज धारा 8 की बात करेंगे जिसमें निरीक्षक के बारे में बताया हुआ है कि निरीक्षकों की नियुक्ति एवं पात्रता क्या है, यह धारा 8 में स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे निरीक्षक है तो ये समझ लीजिए राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और एक निदेशक होते हैं तो वो कंपनी के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज होती, कारखाना होता है, उनके प्रमुख होते हैं। तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिनके पास विहित अर्हता है, वो विहित अर्हता है मतलब जो भी राज्य सरकार डिसाइड करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं या कर सकेंगे, और उन्हें ऐसी स्थानीय सिपा सौंप सकेंगे जैसा वह ठीक समझे। कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर सकेंगी जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेगा। फिर इसके अलावा हम बात करें तो कोई व्यक्ति जो किसी कारखाने में या उसमें चलाई जाने वाली किसी प्रक्रिया या कारोबार में या उससे संबंधित किसी पेटेंट या मशीनरी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हितबद्ध है या हो सकता है, तो उसे क्या है, पद पे नियुक्त नहीं हो सकता है वो, या फिर उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के कंपनी के मामले में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे क्या है, कारखाना को फायदा पहुंचाए। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले का निरीक्षक होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट जो होगा अपने जिले का निरीक्षक होगा। राज्य सरकार यथापूर्वक अधिसूचना द्वारा ऐसे लोग अधिकारियों को जैसा वह ठीक समझे इस अधिनियम के सब प्रायोजन उनमें से किसी के लिए ऐसी स्थानीय सीमा के अंदर से वह क्रमशः सौंपे और अपर निरीक्षक भी जो है नियुक्त कर सकता है। ऐसे क्षेत्र में जहां एक से अधिक निरीक्षक है, राज्य सरकार यथापूर्वक अधिसूचना द्वारा वह शास्त्रियां जिन्हें ऐसे निरीक्षक क्रम से प्रयुक्त करेंगे और वह निरीक्षक जिसको भी सूचनाएं भेजी जानी है घोषित कर सकेंगे। तो पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब लास्ट टाइम बात करें तो इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक मुख्य निरीक्षक, अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी जो हैं वो आईपीसी के सेक्शन जो आईपीसी सेक्शन है 1860 का 45 के अकॉर्डिंग क्या है, लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, तो लोक सेवक क्या होते हैं, तो वे व्यक्ति जिन्हें कि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है, जनरली उसको लोक सेवक माना जाता है। और ये डेफिनेशन जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दी हुई है। तो यहाँ पर भी ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी मुख्य निरीक्षक है, मुख्य निरीक्षक किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है। तो अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक और उप मुख्य निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी क्या है, लोक सेवक समझे जाएंगे और पदीय रूप से क्षेत्र अधिकार के अधीनस्थ होंगे जिससे राज्य सरकार इस निमित्त वर्णित करें। ठीक है, तो ये जो है धारा 8 है जिसमें निरीक्षकों की नियुक्ति में पात्रता के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट वाद है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। गजाधर लक्ष्मी
वर्सेस एम्परर का एक वाद है, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि निरीक्षक का कार्य करते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट है, हमने यहाँ पर ये पॉइंट देखा था कि प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले का निरीक्षक होगा, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि निरीक्षक का कार्य करते हुए जिला मजिस्ट्रेट का कार्य न्यायिक कार्य नहीं बल्कि मात्र कार्यपालकी कार्य होगा, अर्थात वो जुडिशरी वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव वाला कार्य करेगा। कौन? जिला मजिस्ट्रेट, जो प्रत्येक जिले का निरीक्षक नियुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को ध्यान में देना है। इसी प्रकार अब हम आ जाते हैं धारा, हाँ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं यही वाला फैक्ट इंग्लैंड के कारखाना अधिनियम की धारा 145 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी बल्कि इससे बेहतर है, तो यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है। अब आइए बात करते हैं धारा 9 की। तो धारा 9 में जो है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर, दैट मीन निरीक्षकों की शक्ति एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रवेश करने की शक्ति उन्हें दी गई है, निरीक्षण करने की शक्ति दी गई है और अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सभी नियम की प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विहित करते हैं राज्य सरकार। अब प्रवेश करने की शक्ति का क्या अर्थ है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारियों की सेवा में लगे हुए सहायक विशेषज्ञों के साथ, जैसा कि निरीक्षक उचित समझे, किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं जिसका प्रयोग कारखाने के रूप में किया जाता है या जिसके प्रयोग किए जाने के बारे में विश्वास करने का उसके पास पर्याप्त कारण है। मतलब सपोज यहाँ पर कोई फैक्ट्री खोल रहा है, कारखाना है यहाँ पर इस जगह पे, और ये निरीक्षक है जो कि अपॉइंट होता है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो ये प्रवेश कर सकता है कारखाने में। कारखाने वाला व्यक्ति मान लीजिए कोई इलीगल काम कर रहा है और निरीक्षक को ऐसा लगता है कि ये नियम के अनुसार नहीं है, इलीगल मतलब नियम के अनुसार नहीं है और इसको प्रवेश करने से रोक नहीं सकता है, तो यहाँ पर धारा 9 के तहत क्या है, वो प्रवेश करने की शक्ति रखता है, ठीक है। कारखाने में अगर उसके नॉलेज में है कि हाँ यहाँ पर कारखाना है, ऐसा है वैसा है, तो वो प्रवेश करने की शक्ति देते हैं इसे धारा 9। इसी प्रकार निरीक्षण करने की शक्ति भी इसे मिलती है धारा 9 की उपधारा 2 के तहत, जिसमें कहा गया है कि कारखानों से संबंध परिसर और प्लांट की निरीक्षण तथा वस्तुओं एवं पदार्थों का परिरक्षण या किसी विहित रजिस्टर या प्रलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यह ऐसे व्यक्ति का मौके पर भी साक्ष्य ले सकता है जैसा उचित समझे, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का जो वहाँ पर बन रही है या उसे जो भी लगता है या कोई वो रजिस्टर देखना चाहता है किसी भी प्रकार से, तो वो जो है इस प्रकार के साक्ष्य देने को बोल सकता है जैसा कि उचित समझो। किसी के साक्ष्य भी ले सकता है, लेकिन वो किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। किसके? भारतीय संविधान की धारा 20(3) के तहत अपराध सिद्ध करने के दृष्टिकोण से उस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जो भी है एक प्रकार का प्रोटेक्शन भी है। इसी प्रकार तीसरे में कहा गया है कि अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रायोजन को कार्यान्वित करने के लिए विहित धारा 62 के प्रावधान के तहत, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर बात कहें हम आपको धारा 9 के तहत, तो तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निरीक्षक के ऊपर ड्यूटी डाली जाती है कि आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके तहत ये आ सकता है। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, सेक्शन जैसे कि 15 की बात करते हैं, तो सेक्शन 15(3) में कृत्रिम रूप से जो नमीकरण है उसको बढ़ाने के लिए वो किया गया है। तो कृत्रिम रूप से नमीकरण बढ़ाने के लिए उपयुक्त होने वाले जल को उचित रूप से शुद्ध करने के उपायों का निर्देश देख सकता है निरीक्षक, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। जो है धारा, इस अधिनियम की धारा 16 के तहत वो जा सकता है, जिसमें कि और क्राउडिंग के बारे में दिया हुआ है कि भीड़ के बारे में, कि जहाँ पर कारखानों में कमरे में काम हो रहा है वहाँ पर कितनी भीड़ है, तो उसको चेक करने के लिए वो जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 9 के तहत वो जा सकता है 25, 27, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको तो ध्यान होगा, अगर अभी इतना याद रख लीजिए, फिर वहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। धारा 28 से धारा 40 के तहत, धारा 44 के तहत वो देख सकता है ना। इसके अलावा प्लांट को टेस्ट करने, नमूना लेने तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकार उसे धारा 91 प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धारा 91 में भी उसको जो है तमाम अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही धारा जो है इंग्लैंड के कारखाना अधिनियम की धारा 78 में भी दिए गए। अब यहाँ पर 1976 में संशोधन द्वारा जो है 91A जोड़ी गई थी,
जिसके अनुसार चीफ इंस्पेक्टर या फैक्ट्री एडवाइजर या लेबर इंस्टीट्यूट या हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर जनरल या राज्य सरकार इनमें से किसी के द्वारा इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति फैक्ट्री के कार्यकाल या अन्य आवश्यक समय पर दखलकार मैनेजर या उसके इंचार्ज को लिखित नोटिस देकर सुरक्षा तथा पेशेवर स्वास्थ्य का सर्वे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वे की बात कही गई है तथा उसमें मैनेजर आदि सुविधा प्रदान करेंगे। अब कर्मकार भी सर्वे करने वाले व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर मेडिकल परीक्षा कराएगा और सभी सुसंगत सूचनाएं देगा जो भी उसके नॉलेज में है। उसमें जो भी समय कर्मकार देगा उसे फैक्ट्री में मजदूरी के लिए उपस्थित माना जाएगा। ठीक है, परिसर की सभी प्रवेश, सड़क, जल की जो भी सुविधा है, शौचालय है, प्रकाश है, क्लीनिंग को लेकर जो भी फैसिलिटीज है और सेवाओं के लिए उपबंध है और आदेश देने की शक्ति उसे प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। इसके काम में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को धारा 95 के तहत दंडित भी किया जाएगा। ठीक है, तो निरीक्षक को शक्ति है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये केवल इसीलिए है ताकि चीज़ें जो है नियमानुसार और सही डायरेक्शन में हो। तो ये धारा 9 में बात थी। अब हम आ जाते हैं धारा 10 पर, जिसमें सर्टिफाइंग सर्जन की बात कही गई है, अर्थात प्रमाणकर्ता सर्जन की बात कही गई है। तो प्रमाणकर्ता सर्जन की नियुक्ति कौन करेगा? इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार। यहाँ पर राज्य सरकार का बहुत दखल रहता है। ठीक है, इस एक्ट में राज्य सरकार को बहुत पावर दी गई है। तो राज्य सरकार, हालांकि हम इसको पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि राज्य सरकार के अलावा केंद्रीय सरकार का भी इस पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो डायरेक्शन रहता है वो जो है राज्य सरकार का रहता है। तो प्रमाणकर्ता सर्जन की हम बात करें तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। योग्य चिकित्सक व्यवसायी ही इस पद के लिए जो है क्वालिफाई होंगे। इनके कार्यक्षेत्र का विभाजन नियुक्ति के समय ही कर दिया जाएगा और कौन सी फैक्ट्रियां, कारखानों तक उनके अधिकार सीमा होगी ये भी बता दिया जाएगा। उनका कार्यक्षेत्र राज्य सरकार के निर्देश पर निर्भर करेगा और प्रमाणकर्ता सर्जन राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करके किसी भी चिकित्सा व्यवसाय को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। ऐसा प्रत्यायोजन उन शर्तों के साथ होगा जैसा कि विहित करना सरकार इष्ट समझे। जो बातें प्रमाणक शल्य चिकित्सक के साथ होती है उन्हें यथोक्त प्राधिकृत हर चिकित्सा व्यवसाय के लिए भी माना जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम उपधारा 3 का सेक्शन देख, इसी धारा 10 का उपधारा 3 में भी देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति प्रमाणकर्ता सर्जन नहीं हो सकता है। तो यदि वह किसी कारखाने का दखलकार है या बन जाता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। जब किसी कारखाने या उसकी किसी प्रक्रिया या किए जाने वाले व्यवसाय या पेटेंट या यंत्र में वह जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है जुड़ जाता है, उसका हित उसमें निहित हो जाता है, कारखाने में अन्यथा रूप से नियोजित हो जाता है, तो इस प्रकार से वह जो होता है प्रमाणकर्ता सर्जन के रूप में काम करने का भागीदारी नहीं होता है। तो प्रमाणकर्ता सर्जन के हम कर्तव्य भी देख लेते हैं क्या होते हैं। तो प्रमाणकर्ता सर्जन जो है निम्न से संबंध विहित किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करता है। फर्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत तरुण व्यक्तियों, तरुण का हम एडोलसेंट का जो है धारा 2B में इसका डेफिनेशन देख चुके हैं। तो तरुण व्यक्तियों का परीक्षण तथा प्रमाणन होता है। बी का में दे रखा है कि कारखानों में विहित, ठीक है, ये विहित लिखा हुआ है, विहित की जाने वाली खतरनाक प्रक्रियाओं में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्तियों का परीक्षण कर सकता है। कारखाने या कारखानों में ऐसा चिकित्सक पर्यवेक्षण जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी बीमारी की घटना हुई है जिसके बारे में विश्वास करना उपयुक्त है कि उसमें की जाने वाली अभिनिर्माण प्रक्रिया या काम की अन्य व्याप्त दशाओं के परिणाम स्वरूप हुई है। दूसरा, उसमें चलाई जाने वाली अभिनिर्माण प्रक्रिया उन पदार्थों में जहाँ की प्रयुक्त किए जाते हो परिवर्तन के कारण या नई अभिनिर्माण प्रक्रिया या उसमें प्रयुक्त होने वाले किसी नए पदार्थ के प्रयोग के कारण उन कर्मकारों के जो अभिनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए हैं स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की संभाव्यता हो। तीसरा, नवयुवक व्यक्ति ऐसे काम में नियोजित है, नियोजित होने वाले हैं जो उनके स्वास्थ्य को संभवतः क्षतिकारक हो, तो इस प्रकार से प्रमाणकर्ता जो सर्जन है जिसको धारा 10 में उल्लेख है उसके कर्तव्य निहित किए गए हैं। तो यहाँ पर आज बात है जो मुख्य रूप से धारा 10 की। अब तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम एक फैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्वास्थ्य के ऊपर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से उठ के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स एक्ट 1948 में स्वास्थ्य के बारे में उल्लेख है धारा 11 से 20 के तहत। सो फ्रेंड्स, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।